वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कल्पना गोयल और फिगर्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम कुछ नई फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं हाइपरबोले। इन हाइपरबोले एन ऑथर और स्पीकर पर्पसली एंड ऑब्वियसली एग्जैगरेट्स टू एन एक्सट्रीम। हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच में जो स्पीकर होता है वो जानबूझकर और क्लियरली किसी भी चीज़ को एग्जैगरेट करता है। वो भी कैसा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट तक एग्जैगरेट करता है। रीडर जब पढ़ता है तो उसको पता होता है कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, जबकि रियलिटी में इतना नहीं हो सकता। तो ये एक तरीका होता है, अपनी बात को हम एम्फेसाइज कर सकते हैं। और जो हम जो भी पार्ट मतलब कुछ भी हम स्पीच बोल रहे हैं या हम कुछ भी अपनी बात कह रहे हैं, उसको हम एक बहुत ही क्रिएटिव और ह्यूमरस वे में हम कह सकते हैं। तो नाउ वी सी सम एग्जांपल्स। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल है, दैट सूटकेस वेट अ टन। इस सूटकेस का वजन कितना है? 1 टन। और एज यू नो कि जो 1 टन है, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। और किसी भी सूटकेस में इतना वज़न तो आ ही नहीं सकता ना कि वो 1000 किलो, 1000 kg तो बहुत बड़ा मतलब क्वांटिटी हो गई, जो कि एक सूटकेस में नहीं आ सकती। तो कहने का मतलब यही है कि जो सूटकेस है वो बहुत ज़्यादा भारी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट सीन यू इन अ मिलियन ईयर्स। कि आप बहुत अपने फ्रेंड से बहुत लंबे समय के बाद मिले और आप कह रहे हैं कि हम तो 1 मिलियन ईयर से मिले ही नहीं हैं। और एज यू नो कि जो 1 मिलियन ईयर है, 1 मिलियन ईयर इज़ इक्वल टू 10 लाख। तो इतना पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने लंबे समय के बाद मिलें। तो यहाँ भी एग्जैगरेट किया गया है। नाउ वी सी सम मोर एग्जांपल्स। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये जो आपका ये स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, वो शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ, उसे लिया गया है। एंड उसमें कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ। जैसा कि अगर आप कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लेडी मैकबेथ और उसके हस्बैंड मैकबेथ ने मिलकर किंग डंकन का मर्डर किया है। और किंग डंकन का मर्डर करने के बाद उनको रियलाइज़ हो रहा है कि दे हैव कमिटेड अ वेरी सीरियस क्राइम। और जो क्राइम है, उसका जो एलिगेशन है उनके ऊपर, जो उनका जो क्राइम है वो माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इसी बात को वो एक्सप्रेस इस तरह कर रही हैं कि अरब के सारे परफ्यूम मिलकर भी इस हाथ से, जो इस हाथों में जो ब्लड की स्मेल है, उसको दूर नहीं कर सकते। जबकि जनरली क्या होता है, अगर आप अपने हाथ धो लेंगे तो ब्लड तो छूट जाएगा, लेकिन क्योंकि वो इतनी टेरिफाइड हैं और बहुत ही ज़्यादा वो सैड हैं, तो इसी बात को इस तरह एक्सप्रेस कर रही हैं कि सारे अरब के सारे परफ्यूम मिलकर भी इस हाथ को स्वीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बिलिंडा। बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड वाज गे। देखिए, ये भी एक पोइम है, द रेप ऑफ द लॉक, वहाँ से लिया गया है सेंटेंस। और रेप ऑफ द लॉक की जो हीरोइन है वो है बिलिंडा। अब देखिए, बिलिंडा मुस्कुराई, सारी दुनिया खुश हो गई। अगर कोई मुस्कुराता है, स्माइल करता है, तो कुछ लोग तो खुश हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया खुश होना मीन्स यहाँ पर भी एग्जैगरेट किया गया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि वाई मैन इफ द रिवर्स पर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। कि अगर नदियाँ सूख भी जाएं तो मैं अपने आंसुओं से इसको भर सकता हूँ। और यू नो वेरी वेल कि आंसुओं से नदियाँ नहीं भरी जा सकती। तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हाइपरबोलिक स्पीच को, कि किसी भी बात को हम एम्फेसाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन। इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर पुट टुगेदर। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? दो अपोजिंग, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कि लव इज बिटर स्वीट। अब आपको पता है कि बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा, और स्वीट का मतलब मीठा। तो यहाँ पर हमने दो अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए हैं।
Oxymoron has the effect of creating an impression, enhancing a concept and even entertaining the reader. और ऑक्सीमोरन से क्या होता है कि हम एक अपनी बात को बहुत ही इम्प्रेसिव वे में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और रीडर भी थोड़ा एंटरटेन हो जाता है. नाउ वी सी सम एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं. It is considered a false truth that a broken mirror means bad luck. ये जो ट्रुथ है वो कैसे समझा जाता है? फॉल्स ट्रूथ, मतलब ये विश्वास गलत है ये कि एक टूटा हुआ मिरर बैड लक लाता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉल्स और ट्रूथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं और दोनों एक एम्फेसाइज करने के लिए, बात को अच्छे से इफेक्टिव वे में कहने के लिए दोनों साथ साथ रखे गए हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. द न्यू किटेन्स एन्जॉयड बीइंग अलोन टुगेदर. जो न्यू किटेन्स हैं वो एक साथ खेलना चाहते हैं और अलोन अकेले. आप देख सकते हैं कि अलोन और टुगेदर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो इसका मतलब क्या है कि किटेन्स खेलना चाहते हैं, केवल वो अपने आपस में ही खेलना चाहते हैं, वो और किसी का साथ नहीं चाहते. नेक्स्ट. राहुल थिंक्स ऑफ हिज रूम एज एन ऑर्गेनाइज्ड मैस. राहुल का कमरा कैसा है? ऑर्गेनाइज्ड मैस. मैस का मतलब होता है डर्टी, लेकिन वो कैसा है? उसमें बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ है लेकिन सारा सामान ऑर्गेनाइज्ड है. इसका मतलब कि जो राहुल है उसको पता है कि उसका कौन सा सामान किस जगह रखा हुआ है. तो यहाँ पे भी ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट यूज किए गए हैं. नेक्स्ट. द कारपेंटर्स लेफ्ट द बेंच कंप्लीटली अनफिनिश्ड. पूरी तरह से अनफिनिश्ड. कारपेंटर ने ये बेंच अनफिनिश्ड मतलब इसमें कोई भी फिनिशिंग नहीं दी है. माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट ओवर द लिपस्टिक. तो हियर वी कैन ऑल्सो सी कि फ्रेंडली फाइट, लड़ाई भी है और वो लड़ाई कैसी है? फ्रेंडली है. तो यहाँ पर भी ऑक्सीमोरोन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. यू लुक ऑफुली प्रिटी इन दैट कोट. ऑफुली का मतलब जो होता है वो होता है, ऑफुली मीन्स अनप्लीजेंट. इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट एंड प्रिटी का मतलब होता है प्लीजेंट. तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड ही एक साथ यूज़ किए गए हैं. बताइए जो प्लीजेंट है वो अनप्लीजेंट कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर जो ऑफुली का मीनिंग है वो ऑफुली का मीनिंग वेरी के सेंस में यूज़ किया गया है. वेरी या ग्रेट. यू लुक वेरी प्रिटी इन दैट कोट. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं एपोस्ट्रॉफी. In apostrophe, a speaker directly addresses an absent. इस फिगर ऑफ स्पीच में जो स्पीकर है वो किसी जो व्यक्ति उसके सामने नहीं है उसको एड्रेस करेगा, या जिसकी डेथ हो गई है, या कोई इमेजिनरी पर्सन को भी वो एड्रेस कर सकता है, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को भी एड्रेस कर सकता है, या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर एग्जाम्पल लव और फेट को एड्रेस कर सकता है, या और अ बीइंग सच एज कोई गॉडेस या गॉड. इन डूइंग सो द स्पीकर और राइटर विल ऑफन इम्पार्ट टू द ऑब्जेक्ट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. और पोइट या स्पीकर जिस चीज़ को भी एड्रेस कर रहा है उस चीज़ को वो पर्सोनीफाई कर देता है, उसको सारी जो भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्पार्ट कर देता है. द ऑब्जेक्ट in other words get personified. Now we see some examples. Example number 1. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? तो इस एग्जाम्पल में डेथ को पर्सोनीफाई किया गया है और डेथ को एड्रेस किया है. यहाँ पर भी ग्रेव को एड्रेस किया गया है और इस फिगर ऑफ स्पीच में जिस चीज़ को एड्रेस किया जाता है उसके बाद या तो कोमा आता है या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं. ओ हैप्पी डैगर. डैगर वी कैन सी इन दिस पिक्चर.
दिस इज कॉल्ड डैगर और खंजर। और खंजर को क्या कहा गया? हैप्पी डैगर। तो डैगर को क्या कर दिया गया? पर्सोनिफाई किया गया और पोइट इसको एड्रेस कर रहा है। तो ये जो आपका सेंटेंस है वो शेक्सपियर का एक प्ले है, रोमियो एंड जूलियट, एंड दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय जूलियट। जूलियट ने कहा है ये लाइन, डैगर को जूलियट ने एड्रेस किया है। नेक्स्ट वी सी सम मोर एग्जाम्पल्स। ओ कैप्टन माई कैप्टन, इसमें जो पोइट हैं वो अब्राहम लिंकन को एड्रेस कर रहे हैं उनकी डेथ के बाद। ओ कैप्टन माई कैप्टन। नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वीमेन। तो फ्रेल्टी मीन्स वीकनेस, और वीकनेस तो एक क्वालिटी है या फिर ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और इसको एड्रेस किया गया है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये जो आपका सेंटेंस है दैट इज़ फ्रॉम हैमलेट, एक प्ले है। नेक्स्ट आता है ओ जूलियस सीजर ताउ आर्ट माइटी ईयर। ये जो सेंटेंस है वो ब्रूटस ने कहा है, और ये भी सेम नेम का ड्रामा है, जूलियस सीजर। तो ये लाइंस स्पीक की गई हैं ब्रूटस के द्वारा अपने फ्रेंड जूलियस सीजर के लिए, कि जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी ईयर, कि आप मृत्यु के बाद भी पावरफुल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं ओनोमेटोपोइया। कट। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया इज व्हेन अ वर्ड describes a sound and actually mimics the sound of the object। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि जो वर्ड होता है वो वही साउंड, उसको प्रोनाउंसिएशन करने में, उसको प्रोनाउंस करने में वही साउंड आती है जैसी साउंड उस ऑब्जेक्ट की होती है। मतलब जो वर्ड होता है वो सेम साउंड मिमिक करता है। Onomatopoeia appeals to the sense of hearing, and writers use it to bring a story or poem to life in the reader's head. Now we see some examples. Example number 1, the snakes are hissing। जो स्नेक की आवाज़ होती है वो होती है हिसिंग, और बीज की आवाज़ होती है बजिंग। As we can listen in this video। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हर्ड द हमिंग ऑफ बीज। बीज की जो साउंड होती है वो हमिंग भी है और बजिंग भी है। वी कैन सी इन दिस वीडियो। आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रेक। जब पानी किसी स्टोन पर, किसी रॉक पर टकराता है तो उसकी जो आवाज़ निकलती है वो होती है लैपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉर्ड्स क्लैंक्ड एंड बूम्ड। तलवार के टकराने की आवाज़ होती है क्लैंक, एंड गन्स की से जो आवाज़ निकलती है वो होती है बूम। नेक्स्ट, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। हॉग मीन्स पिग, और जो पिग साउंड निकालता है वो होती है ग्रंट। तो वी कैन सी इन दिस फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपिया कि जो बर्ड है वो सेम आवाज़ मिमिक करता है उसी ऑब्जेक्ट की। मतलब जो हिश वर्ड है वो स्नेक की साउंड को मिमिक कर रहा है। आपका जो हमिंग है तो जो बीज जो साउंड करती हैं वो भी हमिंग की ही आवाज़ आएगी। पानी जब स्टोन से टकराएगा या रॉक से टकराएगा तो आवाज़ ये लैप की आवाज़ आएगी, एंड शॉट्स से निकलेगी क्लैंक, गन से आवाज़ आएगी बूम, एंड the pig makes grunt। So now in this video we have learned 4 figures of speech: oxymoron, hyperbole, apostrophe and onomatopoeia. Now do some exercises, and in next video we will learn how to write notice. Thanks for watching the video.